Good morning to all of you, dear students. Today we are going to discuss a topic of the kinematic of moving fluids. Inside this, we will see the Reynolds number, Stokes law, molecular interpretation of the surface tension also. So, first of all, we will see Reynolds number. क्या होता है ये रेनॉल्ड नंबर, क्या बताता है इसके बारे में हम जानेंगे। एक्चुअली रेनॉल्ड नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो लिक्विड जो फ्लो हो रहा है, किसी ट्यूब में लिक्विड जो फ्लो होता है उस लिक्विड या उस फ्लूइड की प्रॉपर्टी को बताता है कि वो कैसा है, टर्बुलेंट है कि वो लेमिनार फ्लो है, किस तरह का फ्लो है वो बताता है। So first of all, for a liquid flowing in a tube, the critical velocity, we know about the critical velocity. Critical velocity, what is critical velocity? Critical velocity that means the separation between the laminar flow and the turbulent flow. Actually, laminar flow, that means the velocity is below the critical velocity or equal the critical velocity, and above the critical velocity the flow is turbulent flow. Okay, so now this critical velocity is this critical velocity Vc is depend in which physical quantities, here we will see. So this this critical velocity is inversely proportional to the density of the liquid, that means the rho, 1 by rho. This critical velocity is directly proportional to the coefficient of the viscosity. Everyone know about the coefficient of viscosity eta. Eta के भी ये अनुक्रमानुपाती होता है. And this critical velocity is also inversely proportional to radius r. That means radius of the tube. जिस ट्यूब की हम बात कर रहे हैं जिसमें ये फ्लो हो रहा है लिक्विड, ठीक है, उस ट्यूब की हम बात कर रहे हैं और उस ट्यूब का जो रेडियस है, या आपने पढ़ा होगा इसे पिछली क्लासों में, जो डायमीटर होता है उसके ये क्या होता है, डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. That is inversely proportional, not directly proportional. Okay. So in these three items, these three things, we can write V is directly proportional to eta, okay, upon R cross rho. To remove this proportional sign, here we use a constant. This constant is capital K, and this constant is called the Reynolds number, eta upon R cross rho, and this capital K is called the Reynolds number. Okay, तो रेनॉल्ड नंबर किस पे डिपेंड करता है? ये तो क्रिटिकल वेलोसिटी की आपने बात की कि जो क्रिटिकल वेलोसिटी है वो इस फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है. नाउ द क्वेश्चन अराइज, रेनॉल्ड नंबर क्या किस पे डिपेंड करता है? देन here we see the Reynolds number K is depend in what? Is depend in Vc, is depend in R, is depend in rho, and inversely dependent in eta. हमने सिर्फ ट्रांसफर करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली है कि जो k है वो r, रो और vc और eta पे डिपेंड करता है. कैसे डिपेंड करता है ये भी बहुत क्लियर है. देखिए, अगर vc ज्यादा होगा, डेफिनेटली अगर vc ज्यादा होगा तो k की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी. फैक्ट. और k की वैल्यू ज्यादा होने, vc का ज्यादा होने का मतलब हमने पढ़ा है कि कौन सा फ्लो होता है. अगर vc ज्यादा हो रहा है इसका मतलब जो फ्लो होता है वो कैसा होता है? टर्बुलेंट फ्लो होता है. यस, कौन सा फ्लो होता है? टर्बुलेंट फ्लो होता है. दैट मीन्स विक्षुब्ध प्रवाह होता है. इसका मतलब हम ये समझ गए कि जहां भी k की वैल्यू हाई है वहां पर जो लिक्विड का फ्लो होगा वो कौन सा फ्लो होगा? टर्बुलेंट फ्लो होगा. करेक्ट है. लेकिन k की वैल्यू जनरली न्यूमेरिकली जब फाइंड आउट की गई थी तो 1000 के आसपास जब ये वैल्यू रहती है तो वो लैमिनार फ्लो को स्लो शो करता है. बट अबव 1000 होता है तो वो टर्बुलेंट में कन्वर्ट होता है, और 2 to 3000 तक वो टर्बुलेंट में कन्वर्ट होता है. लेकिन 3000 से अबव जब जाता है तो वो डेफिनेटली टर्बुलेंट होता है.
चलिए अब हम आइडियल लिक्विड की बात करें कि यदि आइडियल फ्लूइड की हम बात करते हैं तो आइडियल फ्लूइड के लिए विस्कोसिटी कोफिशिएंट जो होता है, विस्कोसिटी कोफिशिएंट जो होता है वो जीरो रहता है, नॉन विस्कस। अगर ईटा जीरो होगा तो डेफिनेटली के की वैल्यू बहुत हाई हो जाएगी, और के की वैल्यू यदि बहुत हाई हो जाएगी तो के की वैल्यू लगभग हम मान सकते हैं इनफाइनाइट हो जाएगी। ये आइडियल फ्लूइड के लिए है। लेकिन बट के की वैल्यू इनफाइनाइट होने का मतलब है कि जो फ्लो है वो डेफिनेटली टर्बुलेंट होगा। क्यों भाई? क्योंकि के की वैल्यू अगर ज्यादा है तो जो फ्लो है वो विक्षुब्ध हो रहा है। तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि रेनॉल्ड नंबर आइडियल लिक्विड के लिए कितना होता है तो आप इनफाइनाइट कहेंगे रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू। ओके, अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू बढ़ती है तो इससे आप क्या समझते हैं? इफ द वैल्यू ऑफ द रेनॉल्ड नंबर इज इंक्रीजेस, दैट मीन्स here we understand that the flow is going from laminar to turbulent flow. This is the Reynolds number. Okay. So next is Stokes law. Stokes law actually according to Stokes, पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है? कि जब स्टोक्स लॉ की बात होती है तो एक वेलोसिटी आती है, टर्मिनल वेलोसिटी। सपोज कि ये लिक्विड लेयर्स हैं और इस लिक्विड लेयर्स में हम जिसका जब कभी स्फेरिकल बॉडी को फ्री फॉलिंग कराते हैं, कोई स्फेरिकल बॉडी है मान लीजिए ये, जब उसे फ्री फॉलिंग कराते हैं तो देखते हैं कि धीरे धीरे उसकी जो वेलोसिटी होती है वो डिक्रीज होती जाती है और वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से फिर क्या होता है, फॉल होता है, जिस वेलोसिटी को हम कहते हैं terminal velocity. What is terminal velocity? When an spherical body is falling in any homogeneous viscous liquid, then the initially the velocity of the body is constant, and this constant velocity is called the terminal velocity. So why this velocity is constant, or why the velocity is decreases after dipping in the homogeneous viscous liquid? Because there are a force which oppose the motion of the body, and this force is called the viscous force. जो शान बल होता है वो शान बल के कारण ऐसा होता है। सो लेट्स गो फॉर द स्टेटमेंट ऑफ द स्टोक्स लॉ। स्टोक्स क्या कहता है उसके बाद हम चलते हैं, ठीक है? थोड़ा सा इसे इरेज करें, आपको क्लियर हो जाएगा ये। देखिए स्टोक्स क्या कहता है। स्टोक्स एक्चुअल में कहता है कि इफ ए स्मॉल स्फेरिकल बॉडी फॉल विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी विच इज कॉल्ड द टर्मिनल वेलोसिटी in a perfectly homogeneous viscous medium, okay, then the viscous force opposite, which is opposite to the motion, is directly proportional to which physical quantity. So जो viscous force होता है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो सबसे पहले तो viscous force is directly proportional to the radius of the spherical body. Viscous force is directly proportional to the constant, that means terminal velocity of the body, and viscous force is directly proportional to eta, that means coefficient of viscosity, the liquid. So all things we can write it in a single equation, F equal to constant 6 pi eta r v. This is Stokes law. सो बहुत सिंपल है स्टोक्स लॉ, हमने पहले भी बहुत कुछ पढ़ा है स्टोक्स लॉ के बारे में, ठीक है? 6 पाई इज प्रोपोर्शनली कांस्टेंट जिस जो बोलते हैं वो एक्चुअल में यहाँ पर 6 पाई है। सो लेट्स गो फॉर द डेरिवेशन, बट हियर वी सी द डायमेंशनल मेथड in derivation portion. Okay, so derivations of Stokes law by dimension method. Actually dear students, you know about the dimensions method. आपने क्लास 11th में भी इसे पढ़ा है कि क्या होता है विमी विश्लेषण का सिद्धांत। So suppose here we assume that the dimension of the, because f is directly proportional to three physical quantity, and these are we can write it r r eta and v, these three physical quantities. So radius, coefficient of viscosity, and velocity. Suppose the dimension of r is, here we assume the dimension of r is a, the dimension of eta is b, and the dimension of v is c. So the equation, what is the equation? Actually the equation is f is equal to what?
6 पाई के प्लेस पे हम यहाँ पर मान लेते हैं के की वैल्यू हम लास्ट में 6 पाई रख देंगे, के आर टू द पावर ए, ओके, ईटा टू द पावर बी and v to the power c. So here we have to find the value of the ABC, then that's okay. So now the dimension formula of F is, everyone know, m l t minus 2. That means mass into acceleration. The dimension k is a dimensionless quantity, so radius, that means radius have l to the power a. What is the dimension formula of eta? You can find easily. The dimension formula of eta is equal to m, okay, l minus 1 and t minus 1. You can, आप इसे याद भी रख सकते हैं, बट आप इसे फाइंड आउट भी कर सकते हैं. आई थिंक आपको याद होगा कि f इज इक्वल टू जो फॉर्मूला हुआ करता था वो क्या होता था, ईटा a, ओके, dv by dx, वेलोसिटी ग्रेडियंट. ये फॉर्मूले से हम ईटा का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत इजीली, है ना. आप चाहें तो यहाँ से निकाल सकते हैं अगर आपको याद ना रहे तो, बट आई थिंक अब इतना याद हो सकता है. b, है ना, एंड v, दैट मीन्स l t minus 1, that is whole power is c. So now separate this all, we get l to the power what, l to the power a minus b plus c. So l to the power a, okay, minus b plus what, c. Now what is the t, m to the power, तो हमने देखा ही नहीं, m पहले ले लेते हैं, okay, m to the power only b, okay, m to the power b, l to the power, okay. Now t to the power what, t to the power minus b and minus c. Now compare all these things, m to the power b. So what is m to the power b here, m to the power 1. That means we get easily the value of b is equal to 1. B is equal to what, 1. And again t to the power minus b minus c, that means t to the power here what, minus 2. So minus b minus c minus b minus c is equal to minus 2. Okay, so minus b is equal to minus 1 and c, that means we get c is equal to what, 1. Now we have what, a minus b minus plus c, that means a minus 1 plus a minus 1 plus 1 equal to what, equal to 1. So a equal to 1. So we have ABC, substitute the value of ABC. Substitute this all value in here, a, b and c. So we get the formula of f is equal to what is f equal to, f equal to k r to the power a, that means 1, eta to the power b, that means 1, and v to the power c, that means 1, and k is equal to 6 pi here suppose. Then f is equal to what, f is equal to 6 pi r eta v, Stokes law. Okay, next, surface tension. We know, dear students, actually the surface, liquid or any fluid have a property that their free surface behaves like a stretched elastic membranes. That means द्रव की एक गुण होता है जो हमेशा तनाव की स्थिति में रहता है, जिसे ही हम क्या कहते हैं, इसकी टेंडेंसी होती है, नेचुरल टेंडेंसी, जिसे हम कहते हैं सरफेस टेंशन, है ना.
क्योंकि जो सरफेस होता है, आप देखिएगा पानी जब हम गिरा भी देते हैं कहीं पर भी, तो वो पानी हमेशा कम से कम क्षेत्रफल को ग्रहण करने की कोशिश करता है, वो स्ट्रेच होने की कोशिश करता है ना। तो ये जो लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी को हम क्या करते हैं, कहते हैं सरफेस टेंशन कहते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स भी हमें इसके बारे में मिलते हैं, इससे रिलेटेड हम बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमको जो टॉपिक डिस्कस करना है हम उस पर बात करेंगे। और मैथमेटिकली इसका जो फॉर्मूला होता है एक छोटा सा, वो भी देख सकते हैं हम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, टू अंडरस्टैंड अबाउट द सरफेस टेंशन और मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन जो हमको इसका देखना है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो इसमें लगते हैं उसको जब हम देखना चाहेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। एक्चुअली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में दो बातें यहाँ पर, एक कोहेसिव फोर्स और एक एडहेसिव फोर्स। बट जब हम सेम टाइप की, है ना, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ द सेम सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड द ससंजक बल, जिसको आप कहते हैं, या कोहेसिव फोर्स कहते हैं। और एंड व्हाट इज द एडहेसिव फोर्स? Adhesive force, that the between the molecule of the different, clear, adhesive force कि आसंजक बल जो होता है वो डिफरेंट बॉडी के बीच लगता है, मतलब एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच नहीं लगता, अलग अलग पदार्थ के अणुओं के बीच लगता है। सो नाउ व्हाट इज द सरफेस टेंशन? एक्चुअली द सरफेस टेंशन की अगर हम बात करें, तो सरफेस टेंशन दैट मींस द फोर्स इन पर यूनिट लेंथ। जनरली फिजिक्स में हम ऐसा बोलते हैं, मैथमेटिकली हम बोलते हैं कि भाई सरफेस टेंशन आपको डिफाइन करना है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो कहां पर हमने इसको लिया है? सपोज इफ यू एज्यूम इमेजिनरी लाइन, एक काल्पनिक रेखा हमने ली है, कहां पर? द्रव की सतह पर, इन दिस ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। देन द फोर्स ऑन दिस लाइन, ठीक है, नॉर्मल टू द लाइन बट पैरेलल टू द सरफेस, या टेंजेंशियल टू द सरफेस। मतलब ये जो रेखा है उस रेखा के तो लंबवत है, ठीक है, जो बल लग रहा है, करेक्ट, लेकिन जो वो सतह है, द्रव की सतह, उसके स्पर्श रेखीय है, ठीक है। तो इस बल को ही हम क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव बल। तो आपको समझ में आ गया होगा, फोर्स जो लग रहा है वो टेंजेंशियली है सरफेस के, ठीक है, यूनिट लेंथ पे, बट वो नॉर्मल है किसके? उस नॉर्मल जो है वो, उस जो हमने इमेजिनरी लाइन ली है उसके कैसा है? वो नॉर्मल है। ये तो जनरल फोर्स अपॉन लेंथ को ही हम क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन कहते हैं। न्यूटन पर मीटर इसका जो यूनिट होता है, ये सब आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है। हियर वी हैव टू डिस्टेंस एक्चुअली द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, explanation of surface tension on the basis of the intermolecular forces. So explanation of the surface tension on the basis of the intermolecular forces. First, what is this? And actually the Laplace explained this phenomena of the surface tension on the basis of the intermolecular force. चलिए देखते हैं कैसे। Now हम ये जानते हैं डियर स्टूडेंट्स की जो डिस्टेंस होती है टू मॉलिक्यूल की, जब भी वो लेस देन होती है मॉलिक्यूलर रेंज के, दैट मींस 10 टू द पावर माइनस ऑफ 9 के, इस रेंज से जब भी वो क्या हो जाती है? कम होती है, तो वो जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन यदि डिस्टेंस अगर हम ये कहते हैं डिस्टेंस अगर 10 टू द पावर माइनस 9 से ज्यादा हो जाती है, तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि जो अट्रैक्शन होता है वो बहुत कम हो जाता है, नहीं के बराबर होता है। सो अगर हम क्या करें कि 10 टू द पावर 9 हमारा टारगेट है भाई, तो हम ले लेते हैं कि 10 टू द पावर 9 का एक रेडियस ले लेते हैं, जहां पर r की वैल्यू 10 टू द पावर 9 है, और एक क्या करते हैं? एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। एक मॉलिक्यूल को हमने लिया और रेडियस कितनी ली? 10 टू द पावर माइनस 9 ली, और एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। तो इस सर्कल के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल आएंगे वो जरूर दूसरे मॉलिक्यूल को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। हम सर्कल ना कहें, इसे स्फेयर कहें, गोला कहें। दिस स्फेयर इज कॉल्ड द स्फेयर ऑफ द मॉलिक्यूलर इन्फ्लुएंस, है ना। मतलब ये एक ऐसा आवरण का गोला है जिसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल आएंगे वो क्या करेंगे? उस गोले के अंदर वो उसे अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। इसी बेस पे हमने यहाँ पर तीन पॉइंट लिए हैं। देखिए 4 पॉइंट लिए हैं, ए, बी, सी और डी। ये चारों में देखिए सबसे पहले जो ए है, ठीक है, जो आवरण का गोला है हमारा, उसके चारों ओर जितने भी मॉलिक्यूल है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जिसे हम कह रहे थे अभी कोहेसिव फोर्स, ससंजक बलों के द्वारा क्या हुए हैं? जुड़े हुए हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर अगर हम लिक्विड की बात करें तो वो बहुत ज्यादा टेंशन में नहीं है।
लेकिन जब हम बी पॉइंट पर ऑब्जर्व करते हैं तो हम देखते हैं कि जो कोहेसिव फोर्स लग रहा है, इंटर मॉलिक्यूलर जो फोर्स लग रहा है वो नीचे की तरफ ज्यादा देखिए, क्योंकि ऊपर लिक्विड है नहीं। ऊपर लिक्विड नहीं है तो क्या फोर्स लगेगा? नहीं लगेगा। तो नीचे की तरफ जब और थोड़ा सा तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो सरफेस है लिक्विड का वो थोड़ा स्ट्रेच हो रहा है, नीचे की तरफ क्या हो रहा है, खिंचा आ रहा है। नेक्स्ट सी पॉइंट पर देखें तो और क्लियर हो रहा है कि ये पैरेलल फोर्स लग रहे हैं टेंजेंशियली, और नीचे की तरफ फोर्स आपके क्या लग रहे हैं, ज्यादा, मतलब स्ट्रेचेबल ज्यादा लग रहा है। और यहाँ डी में देखिए वही कंडीशन है कि पूरे फोर्स जो है वो पूरे के पूरे कहाँ लग रहे हैं, नीचे की तरफ लग रहे हैं, इसका मतलब स्ट्रेच ज्यादा है। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि जो लिक्विड का जो सरफेस होता है ना, वो हमेशा क्या रहता है, टेंशन की कंडीशन में रहता है। क्लियर है? सो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक कॉमन सी बात है कि जितने भी फोर्स यहाँ लग रहे हैं, अगर सरफेस की बात अगर करें, वहां नीचे की ओर लग रहे हैं, ठीक है। तो अगर कोई नीचे का मॉलिक्यूल मुझे उठाना है और मुझे उसको ऊपर ले जाना है, तो डेफिनेटली इसके अट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट में कुछ वर्क करना पड़ेगा, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और यही वर्क जो होता है वो एक्चुअल में सरफेस एनर्जी के फॉर्म में कंजर्व रहता है। सरफेस पोटेंशियल एनर्जी भी हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि भाई वर्क तो वहां पर डन करना पड़ रहा है। तो सरफेस एनर्जी एक्चुअली हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन और अगर आपको देखना हो तो आप गोयल की बुक को प्रिफर कर सकते हैं, है ना। और ये कभी कभी पूछा जाता है कि लाप्लास ने कैसे सरफेस टेंशन को इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पे एक्सप्लेन किया। ये भी आप ध्यान रखेंगे कि लाप्लास का सिद्धांत भी कहलाता है ये। आज के लिए डियर स्टूडेंट्स इतना ही टॉपिक है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे इसी चैप्टर्स पर बात करेंगे, सरफेस टेंशन से रिलेटेड ही बात करेंगे। तब तक के लिए चलिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।